रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये आज हम अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एरर्स को रेक्टिफाई करना सिखाया था। आज हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके अंदर ये एरर्स भी शामिल होंगे, यानी अगर ये एरर्स इन सवालों में आ जाएं तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके लिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑलमोस्ट हर सवाल में आपको शुरू में दो बैलेंस बताए जाते हैं, एक कैश बुक का और एक पासबुक का। पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट। ये दोनों बैलेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और ये दोनों बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसका बैलेंस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो नोट कर लीजिए। तो आपने किया था, मैं एक मरतबा फिर बता रहा हूँ, उसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है। बैंक स्टेटमेंट का अलर्ट होता है, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और डेबिट बैलेंस जो है वो नेगेटिव होता है। और नेगेटिव को दूसरे लफ्ज़ों में हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, यानी अगर वो सिर्फ ओवरड्राफ्ट की टर्म यूज़ करे तो उससे हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा नेगेटिव बैलेंस है। सही है। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड ऑफ नोमान खान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2016 रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इन्होंने आपको बताया कैश बुक बैलेंस और आगे लिखा हुआ है DR। DR इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेबिट रिकॉर्ड, यानी डेबिट। तो कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव बैलेंस है। कितना? 5650। जबकि नीचे लिखा है बैंक स्टेटमेंट बैलेंस और वो भी डेबिट लिखा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट होता है वो नेगेटिव होता है। और उन्होंने आपकी आसानी के लिए और आगे ओवरड्राफ्ट लिख दिया, जिससे हमें और पता लग गया कि ये नेगेटिव है और ये है 8780। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज हम फर्स्ट टाइम एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक बैलेंस पॉजिटिव है, एक बैलेंस नेगेटिव है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बैलेंस नेगेटिव हों, और ऐसा तो बहरहाल हो सकता है कि दोनों बैलेंस पॉजिटिव हों। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद सवाल में आगे वही तमाम बातें हैं जो आप इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इस सवाल के अंदर आज ख़ास तौर पे जो नई बात है वो क्या है कि आपको इसमें एरर बताए जाएंगे कि इसमें एरर भी है। जो एरर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे, आज सवाल के अंदर वो एरर आएंगे, तो उसको हम अपने BRS में कैसे लिखेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। मैसर्स नोमान खान ट्रेडर्स, क्या बना रहे हैं हम इसका? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 31, 2017। सही है जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रॉ कर लेंगे BRS का स्टेटमेंट। ये आ गया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैश बुक एंड पासबुक। सही है जी। तो इसको हम कैश बुक पासबुक भी कह सकते हैं, उसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। मैंने इसको आज पासबुक लिख दिया ताकि आपको दोनों ही टर्मिनोलॉजीज जो है वो याद रहें। ओके, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बैलेंसेस। तो ये लिखा आपने नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये डेबिट है यानी पॉजिटिव है 5650। और नंबर 2 बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, और वो है 8780 नेगेटिव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिनकी बिना पे हमारे इन बैलेंसेस में फ़र्क आया। अब कुछ तो वही होंगी जो मैं आपको पहले दिन से पढ़ाता आ रहा हूँ,
और कुछ वो होंगी जो कि हमने एरर्स की शक्ल में लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो आइए देखते हैं। कहते हैं मार्कअप चार्ज बाय बैंक ₹500 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी उसने आपको हिंट दे दी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो ये कैश बुक के कॉलम में आएगा। और चूंकि ये बात हो रही है चार्जेस की, तो चार्जेस का मतलब है कि ये आपके अकाउंट से डिडक्शन हुई है। तो ये लीजिए, लिखा आपने लेस, कौन से चार्जेस हैं ये, मार्कअप चार्जेस, ये आपने लेस कर दिया मार्कअप चार्जेस, और ये कितना है 500, ये आपने कैश बुक से लेस कर दिया 500 रुपीज़। इसके बाद कहते हैं सर्विसेज चार्जेस लेविड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी भी किस्म की, उसने आपसे जो है वो आपके अकाउंट से चार्जेस डिडक्ट किए 150 रुपये, तो ये भी आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी भी हिंट आपको पता लग गई कि कैश बुक में आएगा। और दूसरी बात कि ये चूँकि चार्जेस हैं तो ये माइनस होगा, तो ये लिखा आपने लेस सर्विसेज चार्जेस, और ये भी किस में आ गया माइनस में। फिर इसके बाद नंबर 5 है, अ चेक ऑफ ₹9,500 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वॉज रॉन्गली एंटर्ड इनटू बैंक स्टेटमेंट ₹5,900। अभी देखिए ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के आपको अंदाज़ा हो गया कि ये एरर है। मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके के एरर जो है वो लास्ट क्लास में मैं तफसील से मैंने आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाई थी, तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि ये एरर है। अब जब ये एरर है तो हम अपने स्टेटमेंट को छोड़ेंगे, बाहर आएंगे, और जैसे वो मैंने आपको 3 लाइनें बताई थी ऐसे रफली हम वो 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन में रॉन्ग अमाउंट, और तीसरी लाइन में राइट अमाउंट। सही है। अब इसमें देखना यह है कि रॉन्ग अमाउंट क्या है, तो इसके अंदर जो रॉन्गली एंटर्ड किया है बैंक स्टेटमेंट ने कितना है 5,900, तो ये लिखा मैंने 5,900। फिर इसके बाद जो राइट है वो कितना है 9,500, तो ये आ गया आपका 9,500। ये 2 बातें लिख दी मैंने। अच्छा, अब जब ये 2 बातें मैं लिख दूंगा तो ये बीच वाली जो लाइन है ना ये खाली है, यहाँ पे हमारा रेक्टिफाइड अमाउंट आएगा। बट इससे भी पहले ये हम ये देखेंगे कि आया ये डिपॉजिट एरर है या पेमेंट, क्योंकि अगर डिपॉजिट एरर होगा तो ये दोनों प्लस में होने चाहिए, अगर ये पेमेंट एरर है तो ये दोनों माइनस में लिखना ज़रूरी है। प्लस का साइन लगाना ज़रूरी है नहीं है, बट माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे तलाश करूँगा कि इसने क्या वर्ड यूज़ किया जिससे मैं अंदाज़ा लगाऊँ कि ये डिपॉजिट एरर है या पेमेंट एरर है। तो उसने डिपॉजिटेड की टर्म यूज़ की है, तो उससे मैं पहचान गया कि ये डिपॉजिट एरर है। अब ये डिपॉजिट एरर है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऑल्दो कि आप प्लस का साइन ना लगाएं तो वो प्लस ही माना जाएगा। अब हम यहाँ पे लेंगे इसका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इन दोनों के दरमियान में आपस में कितना फ़र्क है, तो कितना फ़र्क नज़र आ रहा है आपको इसमें 5,900 और 9,500, तो ये बन जाएगा आपका 3,600। तो ये लिखा आपने 3,600। अब ये 3,600 ऊपर वाले अमाउंट में आप इसको प्लस करो या माइनस करो, आंसर ये आना चाहिए 9,500। अगर ये माइनस करके ये आ जाए तो उसको माइनस कर दो, प्लस करके ये आ जाए तो प्लस कर दो। अब अगर आप इसमें से उसको माइनस करोगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसमें इसको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 3,600 को अगर प्लस कर दिया जाए तो हम अपने राइट अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली बेटा एरर का मकसद ही यही है कि ना हमें रॉन्ग से मतलब है ना राइट से मतलब है। रॉन्ग और राइट हम सिर्फ अपनी हेल्प के लिए लेंगे, असल में हमें इस बीच वाले अमाउंट से मतलब है। तो पता ये लगा कि अगर 3,600 रुपये प्लस कर दिए जाएँ तो जो हमसे गलती हुई है वो गलती सही हो सकती है। अब सवाल ये कि गलती करेगा कौन सही, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि गलती की किसने है। तो भाई ये गलती किसने की है, ये गलती हुई है बैंक स्टेटमेंट में। तो बेसिकली ये बैंक स्टेटमेंट में जाके प्लस हो जाएंगे और सिंपल आप यहाँ पे ये क्या लिख देंगे, ऐड एरर इन बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उसने खुद ही बताया सवाल में कि ये एरर बैंक स्टेटमेंट में है, और ऐड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस 3,600 में मैंने प्लस का साइन लगाया। अगर मैं माइनस करता तो मैं लेस लिख देता। तो ये लीजिए, ये आप गए और जाके 3,600 रुपये आपने प्लस कर दिए। तो बस सिंपल इतना सा एरर है, जो मैंने आपको अलग से समझाया था एरर, वो आपके स्टेटमेंट में इस तरीके से आएगा। फिर इसके बाद है चेक आउटस्टैंडिंग 5,820। जाके देखिए आप अपनी कीज के अंदर आउटस्टैंडिंग चेक जो है वो मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट से लेस करवाया है। तो ये लिखा आपने नंबर 6 लेस आउटस्टैंडिंग चेक, और ये कितना है 5,820।
20। फिर इसके बाद डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 ऑन December 31, 2017 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। आपने डिपॉजिट कराया 16,000 रुपये जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको हिंट दे दी कि ये बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है, तो इसको बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिखा जाना चाहिए। तो ये आएगा बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में एक बार। दूसरा प्लस करें या माइनस करें तो देखिए डिपॉजिट की टर्म यूज हो रही है, जिसका मतलब क्या है कि उसको प्लस करना चाहिए। और अगर आप अपनी की में जाके देखना चाहें तो वहाँ पे भी आपको ऐड इन बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो ये देखिए ये लिखा मैंने यहाँ पे नंबर 7 ऐड अनशोन डिपॉजिट, कितना 16,000 रुपये, ये लिख दिया आपने 16,000। फिर इसके बाद है बैंक स्टेटमेंट शोड अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹1500 बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखिए कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट जाके बैंक में जमा करा दिए जो कि कैश बुक रिकॉर्ड नहीं कर सका। कैश बुक इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि कस्टमर ने एक्टिविटी डायरेक्ट बैंक के साथ की है। तो जो एक्टिविटी करता है उसके मुतालिक हम ये गुमान करते हैं कि उसने अपने पास लिख लिया होगा, हमने नहीं लिखा होगा। अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो फिर हम ये समझेंगे कि बैंक ने नहीं लिखा होगा। तो चूँकि ये कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में जमा कराएं और उसने आपको आगे हिंट भी दे दिए कि ये कैश बुक के में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो ये कैश बुक के स्टेटमेंट में आएगा और होगा क्या प्लस, क्योंकि ये डिपॉजिट हो रहा है। तो ये लिखा आपने नंबर 8 ऐड कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट, कितना 1,500। चलिए इसके बाद है accompanying the bank statement was a customer check ₹1,200 returned unpaid by bank। अच्छा वैसे तो मैंने आपको बेटा अगर लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट में जाके देखें तो मैंने आपको वहाँ पे अनपेड चेक लिखवाया है, तो आपको तो ये देख के यही लगेगा कि सर ये अनपेड चेक है और उसूलन ये अनपेड चेक बैंक स्टेटमेंट से लेस होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, उसमें लिखा हुआ है रिटर्न अनपेड। खाली अनपेड होगा विदाउट रिटर्न, खाली अनपेड होगा तो वो बैंक स्टेटमेंट से लेस होगा। लेकिन अगर रिटर्न हुआ है चेक तो जो रिटर्न चेक होता है उसको हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक। तो आप रिटर्न के ऊपर लिख दीजिए डिसऑनर्ड, और डिसऑनर्ड के लिए वो एक टर्म यूज़ करता है NSF यानी नॉट सफिशिएंट फंड। तो कभी वो रिटर्न का वर्ड यूज़ करेगा तो उसका मतलब डिसऑनर्ड होगा, कभी वो सिर्फ NSF की टर्म यूज़ करेगा तो उसका मतलब भी डिसऑनर्ड होगा। तो आपने सिर्फ अनपेड को नहीं देखना, अनपेड को हम उस वक्त देखते हैं जब रिटर्न की टर्म यूज़ नहीं होती, तो फिर वो खाली अनपेड कहलाता, और अगर अनपेड होता तो फिर उसको मैं बैंक स्टेटमेंट से लेस करता। यहाँ पे है रिटर्न अनपेड, तो पहले वो रिटर्न हुआ है तो रिटर्न का मतलब वो डिसऑनर्ड हुआ है, तो आप रिटर्न को अंडरलाइन करके उसके ऊपर डिसऑनर्ड लिख दीजिए, और जो डिसऑनर्ड चेक होता है वो कैश बुक से लेस होता है। तो ये लिखा आपने नंबर 9 लेस डिसऑनर्ड चेक, कितना 1200। फिर इसके बाद अ चेक ऑफ ₹800 इशूड इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट पेबल वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹500। देखो ये फिर एरर आ गया। अब जब एरर आ गया तो अब आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। ये रफ वर्किंग है, 3 लाइनें लगाएंगे हम, पहली लाइन में रॉन्ग और तीसरी लाइन में राइट। तो रॉन्ग क्या है इसका 500 और राइट क्या है 800। ये तो हो गई एक बात, रॉन्ग है 500 और राइट है 800। अच्छा अगली बात डिफरेंस में नहीं लूँगा अभी, क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं रॉन्ग और राइट लिख दूँ तो फिर मैं ये देखूँ कि आया ये डिपॉजिट एरर है या पेमेंट, क्योंकि अगर डिपॉजिट एरर है तो फिर ये दोनों का प्लस में होना ज़रूरी है, जैसे कि वो दोनों प्लस में थे, और अगर ये पेमेंट एरर है तो फिर इन दोनों का माइनस होना ज़रूरी है। बीच में तो जो भी अमाउंट होगा उसका कोई भी साइन हो सकता है, सही है। इसलिए हमारे पहले देख लेते हैं कि ये डिपॉजिट एरर बनता है या पेमेंट। तो देखिए लिखा हुआ है अ चेक ऑफ ₹800 इशूड। इशूड का मतलब है ये चेक आपने दिया है, और अगर ये दिया है तो ये पेमेंट के ज़िम्मे में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेमेंट एरर, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो बेटा प्लस का साइन ना लगाओ चलेगा, खैर है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं होती तो ऑटोमेटिकली प्लस ही होती है, लेकिन अगर आप माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो नहीं चलेगा, माइनस की साइन लगाना ज़रूरी है। क्लियर, ओके। अब हम लेंगे यहाँ पे इसका डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब इन दोनों में कितना फ़र्क है, तो इसमें 300 का फ़र्क है। अब आप इस वाले अमाउंट में 300 प्लस करो या माइनस करो, आंसर ये आना चाहिए। अब अगर मैं आपके कहूँ कि -500 में पहले 300 प्लस करो, बट ये ज़रूरी है कि 500 से पहले माइनस का साइन ज़रूर लगाना,
वहाँ पे बेशक आप प्लस का साइन ना लगाओ, शुरू में वो प्लस प्लस ही माना जाएगा, लेकिन 500 से पहले माइनस का साइन लगाना ज़रूरी है। तो 500 में माइनस का साइन लगाइए पहले और प्लस कीजिए 300, तो आंसर आएगा आपका -200। फिर आप दोबारा उठाइए कैलकुलेटर, लिखिए -500 -300, तो आंसर आएगा -800। इसका मतलब है 300 को प्लस करके आंसर नहीं बनेगा बल्कि माइनस करके आंसर बनेगा। मैं आपको बेटा शुरू में गलत बताते ही इस वजह से हूँ ताकि आपको ये बात पहचान करवा दूँ कि आप खुद भी देख सकते हैं कि आप बीच में साइन जो लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। अगर इसमें इसको प्लस करके आंसर आ जाए तो आप प्लस कर दो, अगर इसमें से इसको माइनस करके आंसर आ जाए तो आप माइनस कर दो। तो ये क्या होना चाहिए उसूली तौर पे 300 माइनस हो जाएंगे तो हमारी ये गलती सही हो जाएगी। अब ये गलती की किसने? एरर का उसूल है कि जिसके कॉलम में गलती होगी उसी के कॉलम में जाके सही होगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये गलती कैश बुक ने की है, तो हम ये जाएंगे और जाके लिख देंगे लेस एरर इन कैश बुक। लेस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैंने 300 के साथ माइनस का साइन लगाया है और ये मैंने 300 माइनस कर दिए। सही है जी। अब हम जो है वो इन तमाम अमाउंट्स को प्लस माइनस करेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। 5650 -500 -150 प्लस 1500 -1200 -300, 5000 आंसर आ गया। उसका भी 5000 आंसर आना चाहिए, उसको भी देख लेते हैं हम। -8780 प्लस 3600 -5820 प्लस 16000। तो देखिए दोनों जगह 5000 आंसर आ गया। तो बेसिकली आपका असल बैलेंस ना ये था ना ये था, बल्कि आपका असल बैलेंस क्या था? 5000। अच्छा ये बात भी ध्यान में रखिए कि जो आखिर के बैलेंस होते हैं ये भी माइनस में हो सकते हैं, बट माइनस में हो या प्लस में हो दोनों होने बराबर चाहिए। इसी को हम रिकनसाइल्ड बैलेंस भी कह सकते हैं और इसी को हम एडजस्टेड बैलेंस भी कह सकते हैं। सही है जी। तो बेटा आज के सवाल के अंदर एज कोई नई बात नहीं थी, ऑलमोस्ट सारी बातें पुरानी थी। सिर्फ इन दो एरर्स, एक ये बात नहीं थी जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया, और प्लस आज के सवाल में हमने ओवर ड्राफ्टिंग सीखी। सही है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। आइए और मज़ीद आगे सवालात देखते हैं। बेटा बीच बीच में सवालात जो मैंने छुड़वाए हैं उसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। बस अब एक बात का ख्याल रखिएगा कि बीच में आप जिन सवालों में भी एरर आएंगे तो वो एरर्स आप रफली इधर कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा हर सवाल की एक और रिक्वायरमेंट है एडजस्टिंग एंट्री, बट वो एडजस्टिंग एंट्री हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ़िलहाल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट BRS है। तो मैं आपको अभी सिर्फ BRS करा कर ये चैप्टर ख़त्म करा दूँगा, उसके बाद हम और दूसरे चैप्टर्स पे चले जाएंगे। एंट्रीज़ की इतनी वेटेज नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी एंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करवा नहीं रहा हूँ। और जो है वो हर चैप्टर के अंदर जिस चीज़ की ज़्यादा वेटेज होगी हम वीडियो लेक्चर में सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो जब क्लासेस हमारी प्रॉपर जो है वो होना शुरू हो जाएंगी सेंटर में, तो वो जो हर चैप्टर में एक आध दो चीज़ें छोटी छोटी रह जाएंगी उसको हम एक दिन में कवर कर लेंगे। तो यूँ समझिए कि हम हर चैप्टर को 98-97% तक कंप्लीट करके छोड़ देंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं ये अब आपके जितने बीच में सवालात हैं ये सारे सवालात अब आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं, ये बीच में जो रह गए हैं। सही है। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात है जिसकी वजह से मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ। वैसे बहुत छोटा सा सवाल है और इसके अंदर कोई जो है वो एरर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये सवाल क्यों करा रहा हूँ इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 14 देखते हैं। द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ गौरी खान रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहते हैं कैश एट बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट ₹9,820
और आगे लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट, यानी हम कह सकते हैं कि वो कह रहा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 9,820 और ये 9,820 जो बैलेंस है ये ओवरड्राफ्ट है, और ओवरड्राफ्ट का मतलब ये माइनस में है। फिर इसके बाद है कैश एट बैंक एज पर कैश बुक ₹29,650, 29,650, जबकि इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है कि आया ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर हम इसको यही मानेंगे कि ये पॉजिटिव है। फिर इसके बाद उन्होंने आपको 2-3 आइटम और मज़ीद दिए हैं। इन 2-3 आइटम्स के अंदर जो ख़ास बात है ना वो क्या है, असल में वो समझने की है जो कि इससे पहले हमने डिस्कस नहीं की, जबकि इसके अंदर कोई एरर भी नहीं है। असल में तो ये एरर वाले सवाल थे जो बच्चों को थोड़े से टिपिकल लगते हैं, तो इसमें कोई एरर भी नहीं है, लेकिन इसमें ख़ास बात क्या है असल में हमने वो डिस्कस करनी है। तो आइए ज़रा इसका हम जो है वो प्रॉपर एक ड्रॉ करते हैं। बेटा ये ऊपर जो हेडिंग होती है उसको आपने लाजमी डालना है। फॉर द मंथ एंड डेट, फॉर द मंथ एंड डेट जिसमें गिवन हो उसमें लिख दीजिए, जिसमें गिवन ना हो तो ना लिखिए। इसमें गिवन है December 31, 2015, सही है जी। और बाकी तो जो चीज़ें कॉमन हैं वो मैंने रहने दी हैं। अच्छा जी, अब बैलेंस एज पर, पहले है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, इसको भी देख लीजिएगा बेटा। कभी कभी वो कैश बुक का बैलेंस पहले दे देता है, कभी बैंक स्टेटमेंट का। इसने पहले बैंक स्टेटमेंट का दिया है तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बैंक स्टेटमेंट, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 9,820, और चूँकि ओवरड्राफ्ट है तो ये मैंने माइनस में लिख दिया। जबकि बैलेंस एज पर कैश बुक ये आ गया 29,650, सही है। अच्छा अब सुनिएगा बात क्या है असल। कहते हैं चेक्स वर इशूड फॉर द वेरियस पेमेंट ऑफ ₹1,12,400। कहते हैं आपने मुख्तलिफ चेक्स इशू किए 1,12,400 के, बट द चेक्स ऑफ ₹96,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग अपने लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट वाली की में जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अनप्रेजेंटेड चेक, सही है। तो बेटा इसने आपको सवाल में, अच्छा हो सकता है आप में से कुछ बच्चे समझ रहे हो कि ये एरर है। अमूमन एरर में 2 अमाउंट होते हैं, एक राइट और एक रॉन्ग। ऐसा नहीं है, वो कहना ये चाह रहा है कि आपने टोटल 1,12,400 रुपये के चेक्स इशू किए, लेकिन जिनको आपने दिए उन्होंने उनमें से सिर्फ 96,400 के चेक्स जाके बैंक में प्रेजेंट किए। बाकी किसी के पास टाइम नहीं होगा, किसी ने सोचा हम किसी और दिन जाके प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि एक चेक की वैलिडिटी 6 महीने की होती है। आप चाहें तो उसको 5 महीने और 29 दिन तक आप उसको अपने पास जेब में उठा के रखें और एग्जैक्टली आप जो है वो 6 महीने पूरे होने पे चले जाएँ तो वो चेक वैलिड रहेगा। तो इसलिए जब आपका ये महीना अख्ताम हुआ तो उस वक्त तक सिर्फ 96,400 तक के चेक प्रेजेंट हो चुके थे। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, हमें प्रेजेंटेड चेक से मतलब नहीं है, हमें अनप्रेजेंटेड चेक से मतलब है। इसलिए उसने आपको बड़ी खूबसूरती से ट्विस्ट किया है। वो कहना ये चाह रहा है कि 1,12,400 के चेक्स थे, लेकिन प्रेजेंट हुए सिर्फ 96,400। तो अगर आप अपने कीज़ में जाके देखें लेस फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट की, तो उस कीज़ के अंदर ये मेंशन है कि आपको अनप्रेजेंटेड चेक लेने होते हैं, प्रेजेंटेड नहीं लेने होते। तो सिंपल आप क्या करेंगे, 1,12,400 में से 96,400 माइनस कर देंगे, तो बाकी के जो चेक आएंगे ये तो प्रेजेंट है ना, तो माइनस करके जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे, अनप्रेजेंटेड। और अनप्रेजेंटेड चेक हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये लिखा आपने यहाँ पे नंबर 3, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स। और ये आपकी आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1,12,400 माइनस 96,400, तो ये कितना बना, 16,000। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता सवाल बनाने में आपको डायरेक्ट 16,000 अनप्रेजेंटेड भी कह सकता था तो डायरेक्ट माइनस कर देते, बट उसने ऐसा नहीं किया। कोई बात नहीं, वो ऐसे सवाल में ट्विस्ट भी कर सकता है। हाँ, अगर वो ये कहता कि द चेक्स टोटल ₹1,12,400 बट द चेक्स ऑफ ₹16,000 अनप्रेजेंटेड, तो फिर मैं माइनस नहीं करता, फिर मैं डायरेक्टली ये 16,000 रुपये ले लेता। अभी तो चूँकि उसने प्रेजेंटेड की टर्म यूज़ की है तो अनप्रेजेंटेड मुझे खुद निकालने पड़े।
अगर वो मुझे इन अमाउंट के साथ 1,12,400 के साथ खुद ही 16,000 बता देता तो फिर मैं डायरेक्ट 16,000 ही ले लेता, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में प्रेजेंट चेक नहीं चाहिए होते, मुझे अनप्रेजेंट चेक चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर उसी से मिलती जुलती बात है, कहते हैं चेक्स ऑफ ₹88,000 वर रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट द चेक्स ऑफ ₹40,250 वर नॉट क्लियर। तो बेटा नॉट क्लियर्ड को हम अनक्लियर्ड भी कह सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आप जाइए अपनी की में ऐड इन बैंक स्टेटमेंट वाले जो है वो हेडिंग में, तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा अनक्लियर्ड चेक। तो वहाँ पे अनक्लियर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वो अनक्लियर्ड बता रहा है। अगर वो यहाँ पे भी जैसे उसने उससे ऊपर वाले में प्रेजेंट बताया तो हमने अनप्रेजेंट खुद निकाला, अगर वो यहाँ पे भी अनक्लियर्ड के बजाय क्लियर्ड बताता तो मैं माइनस करके अनक्लियर्ड निकाल लेता। तो याद रखिए ये दो ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जिसमें वो ट्विस्ट कर सकता है, यानी टोटल अमाउंट के साथ अगर वो आगे प्रेजेंट चेक बता दे तो आप अनप्रेजेंटेड निकालो और माइनस कर दो। इसी तरह नंबर 2 में अगर वो आपको टोटल चेक के साथ आगे क्लियर चेक बता दे तो आप अनक्लियर्ड निकालो, लेकिन इसमें मुझे अनक्लियर्ड इसलिए नहीं निकालने क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि इतने अनक्लियर्ड हैं, तो जो खुद ही कह दिया अनक्लियर्ड हैं तो हम डायरेक्ट अनक्लियर्ड लेंगे। लेकिन अगर उसने क्लियर्ड की टर्म यूज़ की होती तो फिर मैं माइनस करके जो बचता अनक्लियर्ड फिर मैं वो लेता। अभी मुझे कुछ माइनस नहीं करना है क्योंकि उसने आगे टर्म ही अनक्लियर्ड की यूज़ किया, और जाके देख लीजिए अनक्लियर्ड चेक हमारे बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है। तो ये लीजिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड अनक्लियर्ड चेक्स, और ये कितने अनक्लियर्ड चेक्स 40,250। फिर इसके बाद नंबर 5 क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹312 एंड बैंक सर्विस चार्जेस ₹168 वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये दोनों आइटम कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसका मतलब है ये दोनों आइटम कैश बुक में जाएंगे, और ये दोनों ही आइटम माइनस होंगे क्योंकि इंटरेस्ट भी चार्ज किया यानी काटा गया आपके अकाउंट से, और सर्विस भी बैंक के सर्विस चार्जेस भी काटे गए हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये लिखा आपने लेस इंटरेस्ट चार्जेस, कितना 312, और उसके बाद सर्विस चार्जेस 168। फिर इसके बाद लास्ट कस्टमर चेक ₹14,700 वॉज रिटर्न ड्यू टू NSF। रिटर्न का मतलब वापस आ गया, NSF का मतलब नॉट सफिशिएंट फंड। तो जो डिसऑनर्ड चेक होता है उसको हम क्या करते हैं, कैश बुक से लेस करते हैं। तो ये लिखा आपने लेस डिसऑनर्ड चेक, और ये कितना बनता है 14,700। तो अब ये हमारे सारे आइटम हो गए मुकम्मल, और अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे। अच्छा बेटा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसा मुमकिन है कि पूरा सवाल सही सॉल्व करने के बावजूद भी ये दोनों बैलेंस बराबर ना हो, ऐसा होता है, अक्सर सवालों में ऐसी मिस्टेक होती हैं। उस वक्त हम क्या करेंगे, अगर इस किस्म की मिस्टेक आ जाए तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, 29,650 माइनस 312 माइनस 168 माइनस 14,700, तो ये बनता है 14,470, 14,470। तो उसूलन तो उसका भी आंसर यही आना चाहिए। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम। ये आ रहा है 14,430। चलिए इसी सवाल के अंदर ये मिस्टेक आ गई। अच्छा, अब आप जब ये कर रहे होंगे तो आपके जहन में आएगा, ओहो मैंने कहाँ पर मिस्टेक कर दी कि मेरा 30 रुपये का फ़र्क, 40 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अब अगर आप इस 40 रुपये की खातिर पूरे सवाल को बार बार रीचेक करते रहें तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आपको अगर ये तसल्ली है कि आपने सवाल बिल्कुल सही सॉल्व किया है लेकिन आंसर बराबर नहीं आ रहा, तो सिंपल आप इसके नीचे एक नोट लिख देंगे, और वो नोट क्या लिखेंगे, देयर इज समथिंग एरर इन द क्वेश्चन, देयरफॉर balances are not reconciled। चूँकि सवाल के अंदर कहीं एरर है इसलिए हमारे ये बैलेंसेस रिकनसाइल्ड
नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इस जवाब को बिल्कुल सही माना जाएगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप खामा-खाई में स्क्वायर जो है वो गलत को सही करने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो बेटा, साथ साथ आप अपने असाइनमेंट्स भी देख लीजिए। सवाल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अच्छा, मैं अब आपके उन्हीं नोट से बता रहा हूँ जो कि आपको दिए हुए हैं, सही है। मेरे पास थोड़ा पुराना वर्जन था तो मैं उसी नोट से बता रहा हूँ जो आपको गिवन है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 भी हो गया, 6 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन नंबर 16। ये आप लोगों के यहाँ तक के असाइनमेंट्स हैं और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया है। शायद एक आध क्लास हम और लेंगे या फिर मैं इसके आज के बाद ही शायद नया चैप्टर शुरू करा दूँ। तो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये एरर था, मैंने आपको एरर भी करा दिया। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो फिर नेक्स्ट क्लास में नए सबक के साथ मुलाकात करते हैं। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।